हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। साथियों, आज है 22 मार्च और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। तो वर्ल्ड वाटर डे की आप सभी को शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 मार्च 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले रिवीजन करते हैं। कल का रिवीजन जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 21 मार्च को भी बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से? नस्लीय भेदभाव का उन्मूलन दिवस, और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व वानिकी दिवस और एक विश्व कविता दिवस भी। इसके अलावा पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने लोगों को? 27 लोगों को, 20 कैटेगरीज में। मैंने कल आपको डिटेल से बताया था। नई दिल्ली में राष्ट्रपति जी ने दिया सम्मान, और ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। कैबिनेट में बैंकों के लिए यूपीआई प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, और ये 1500 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा विश्व प्रसन्नता सूचकांक में हम लोग हैं 118वें स्थान पर। पहले पर फिनलैंड, दूसरे पर डेनमार्क और तीसरे पर है आइसलैंड। शनि ग्रह के 128 नए उपग्रह मिले हैं। टोटल उपग्रहों की संख्या हो गई है 274। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया को टोटल पुरस्कार 58 करोड़ के और देने की घोषणा की है। पुरस्कार राशि ये लोग 2.24 मिलियन पाए ही हैं, और अब 58 करोड़ रुपए बीसीसीआई से पाएंगे। इसके अलावा फ्रांस में विश्व का सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन, व्हाइट हाइड्रोजन का भंडार खोजा गया है। और कैबिनेट ने 3400 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी है। 1000 करोड़ एक्स्ट्रा बजट से एक्स्ट्रा खर्च किए जाएंगे। और इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। अगस्त्यमाला रिजर्व में नई पौधों की प्रजाति खोजी गई है। केरल में है, नाम है इसका उनियाला केरलेंसिस। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया गया विद थीम ऑफ केयरिंग एंड शेयरिंग। ये थे टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। और क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल गई है, वहां से सॉल्व कर लिए होगे। नहीं किए हो तो कर लेना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन एज यूजुअल दिवस से है कि किस थीम के साथ 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है, इसका थीम पूछा जाएगा। इस बार की थीम है ग्लेशियर कंजर्वेशन। ग्लेशियर कंजर्वेशन, ठीक है ना, यानी ग्लेशियर को संरक्षण करना। तो ग्लेशियर कौन होते हैं? ग्लेशियर आप जानते हो, हिम ग्लेशियर, बर्फ का जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उनको संरक्षित करना। क्यों भाई, वो क्यों जरूरी है? देखो, उसको जरूरी होने के दो तीन कारण हैं। विश्व जल दिवस इसी उद्देश्य से मनाया जाता है कि पूरे विश्व का जल जो है ये संरक्षित किया जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर देखो 70% ज्यादा हिस्सा पानी तो है, लेकिन पीने लायक पानी पूछा जाए तो ये केवल 2 से 2.5% हिस्सा ही है जो पीने लायक पानी है, या कहें ताजा पानी है। ठीक है, मीठा पानी है जिसको पी पाते हैं। बाकी समुद्र वाला पानी तो खारा होता है, आप जानते हो, लवणता उसमें ज्यादा होती है। कुल मिला जुला करके किसी भी प्रकार का पानी हो, लेकिन पानी संरक्षित रहे, ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे बड़ा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का समुद्र भी सोखता है। पेड़ पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते ही हैं, समुद्र भी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ये भी आपको मतलब सोचना चाहिए। अच्छी बात ये है, जिससे जो समुद्री जल जीव हैं ये भी संरक्षित रहते हैं। समुद्र रहने से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। जब वेपोराइजेशन होता है तो फिर वही बादल बन करके बारिश होता है, तो बाकी चीजें चलती हैं बारिश से। तो ये इकोसिस्टम के लिए समुद्र का रहना और संरक्षित रहना भी जरूरी है। लेकिन समुद्र लिमिट तक रहे, अगर बढ़ने लगेगा तभी भी दिक्कत है। बढ़ने लगेगा से क्या मतलब है? बढ़ने लगे से मतलब ये है कि अगर इसका स्तर बढ़ने लगा तो बहुत सारे द्वीप देश हैं, बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे देश हैं जो द्वीप हैं, और वो द्वीप डूबने लगेंगे। जल स्तर अगर समुद्र का बढ़ेगा तो मान लो जैसे हम लोग यहाँ भारत में है तो अभी भी काफी ऊंचाई पर है, लेकिन भारत का ही कुछ हिस्सा है जैसे लक्षद्वीप हुआ, इसके बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं। ये सभी द्वीप अनुमान बताए गए हैं कि 2050 तक डूब जाएंगे, अगले आने वाले 25 सालों में। इंडोनेशिया का जकार्ता डूब जाएगा, और इसीलिए इंडोनेशिया ने रिसेंटली अपनी राजधानी बदल दिया, नुसंतारा कर दिया है ना, पूर्वी कलिमंतन द्वीप पर है वो। तो ये सब हो रहा है क्योंकि प्रिडिक्शन दिखाया जा रहा है कि भाई समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। अब ये सब बढ़ क्यों रहा है? ये हो रहा है ग्लेशियर के पिघलने से। ग्लेशियर पिघलेगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। ग्लेशियर पिघलना कैसे रोक सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग रोक करके। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि पृथ्वी का गर्म होना। पृथ्वी का गर्म होना ये रुकेगा तब जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कब कैसे कम करेंगे? ट्रैफिक वाली जो चीजें हैं इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, ज्यादा से ज्यादा चीजें, गाड़ियां वगैरह, मोटर वाहन, फैक्ट्रियां वगैरह,
इनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी पर काम किया जाए, चाहे H2 पर, हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल, चाहे ग्रीन एनर्जी, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब पर काम किया जाए जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो सके। ठीक है, यहाँ तक तो अच्छी बात है। अब आते हैं थोड़ा सा अच्छे लेवल पर। अब इसके बाद देखिए हुआ था एक समझौता, याद होगा आपको, मैंने बताया हुआ है COP 21। COP 21 कब हुआ था भाई? 2015 में हुआ था। 2015 में COP 21 हुआ था पेरिस, फ्रांस में। जो कॉप सीरीज चलती है ना, कॉप मतलब कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, जो अभी COP 29 हुआ था बाकू अजरबैजान में। तो ये पेरिस में जब 2015 वाला हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें बातचीत चली थी कि भाई पर्यावरण का, ग्लोबल वार्मिंग का जो टेम्परेचर है ना, उसको लिमिट करना पड़ेगा। कितना लिमिट करना पड़ेगा? इसमें ये रखा गया कि हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का प्रयास करेंगे। अभी 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो कोशिश करेंगे 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहे, और ये 2 डिग्री सेल्सियस जो है ना 2050 तक रहे। अभी इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो भी लेवल का PCS हो, RO हो, या अच्छे लेवल के जो एग्जाम है ग्रेजुएशन लेवल के, उसमें ये पूछा जाएगा आपसे कि भाई ये बताओ कि पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ था और उसमें क्या निकल कर आया था। तो उसमें निकल कर के आया था कि ग्लोबल वार्मिंग को, टेम्परेचर को लिमिट करना। ठीक है, तो अब आपसे देखो, कई कई बार ना जो अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें कई कई बार कई ऑप्शन दे करके पूछते हैं क्वेश्चन, है ना। तो कई उसमें दे देंगे कि ये वाला सही है, AB सही है, ABC तीनों सही है, कौन सा सही है, वो अच्छा लेवल लेवल का माना जाता है। तो उसमें कई चीजें होती है, तो आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए आप ये सबको ध्यान में रखकर चलो कि 2050 तक 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है ग्लोबल वार्मिंग को, टेम्परेचर को। कब हुई थी वो वार्तालाप? 2015 में, पेरिस में, फ्रांस की अध्यक्षता में। अच्छा, इसी में एक चीज और निकल करके आया था, चलो जल से आया है तो पूरा पर्यावरण ही समझा दे रहे हैं। इसमें एक चीज और निकल करके आया था, इसी में ISA की स्थापना की बात की गई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, याद है ना आपको? भारत और फ्रांस की अध्यक्षता में आज भी ये काम कर रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भारत में है, गुड़गांव हरियाणा में, है ना। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य ये था कि पूरे पृथ्वी को वन वर्ल्ड, वन ग्रिड और वन अर्थ से जोड़ा जाए। मतलब पूरे पृथ्वी पर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि उनको ग्लोबली सूर्य से रोशनी ले करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके एक ही ग्रिड के जरिए बाकी देशों को दिया जाए। इस पर डीप अगर चाहिए आपको और जानकारी तो बताइएगा, इसको किसी अलग अगले दिन वीडियो बना करके आपको दे देंगे। ISA बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका बड़ा अपना अलग महत्व है, भूमध्य रेखा पर स्थित देशों में ये लगाए जाएंगे। खैर, वाटर दिवस पर आते हैं। इसका जो है थीम ये है ग्लेशियर कंजर्वेशन, और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार की थीम, बहुत इंपॉर्टेंट। 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। सतत विकास का लक्ष्य 6 की प्राप्ति का समर्थन करना है, और 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता, ये इसका उद्देश्य है। क्लियर है ना? चलिए, ये देखो जितनी भी इंफॉर्मेशन बताया हूँ उसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए, ये महत्वपूर्ण दिवस है, स्वतंत्रता दिवस। 21 मार्च को महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए 4: अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, नस्लीय भेदभाव, विश्व डाउन सिंड्रोम और विश्व कविता दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। ठीक है। मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की नई पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की नई अध्यक्ष आ गई हैं। नाम है इनका क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री जो है ना, ये है जिम्बाब्वे से। इंटरनेशनल ओलंपिक में, ओलंपिक कमेटी में ये होंगी अध्यक्ष। ये अभी तक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष हैं। इतिहास कितना बड़ा है जानते हो? थोड़ा मोड़ा नहीं है। ओलंपिक का इतिहास आप जोड़ लो। 1894 में IOC की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। कब हुई थी? 23 जून को। अब कहो 23 जून सर आपको कैसे याद है? याद काहे नहीं रहेगा, इसी दिन मनाया जाता है ओलंपिक दिवस। ओलंपिक दिवस, ठीक है। तो 23 जून 1894 में स्थापना हुई IOC की। अब लगा लो कितना साल हुआ होगा 1894 से, मतलब लगभग लगभग 130 साल के आसपास हो गए, और अभी जाकर पहली महिला अध्यक्ष ये नियुक्त की है। ये ठीक वैसे ही है जैसे भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर, और 2023 में 118 साल बाद जाकर किसी महिला को नियुक्त किया गया अध्यक्ष, जय वर्मा सिन्हा। ठीक है। खैर, यहाँ पर ये आई हुई हैं IOC की अध्यक्ष बन करके। और पहला ओलंपिक कब खेला गया था? तो जब IOC स्थापना हुआ ना, तो उसके बाद 2 साल बाद इसने पहला ओलंपिक करा दिया था। 1896 में एथेंस में कराया गया था, ये बात याद रखना।
चलिए फिलहाल हम लोग इन पर आते हैं। ये थॉमस बॉक की जगह पर आएंगे। आपको पता होगा ये 2 कार्यकाल से ये वहां पर थे। जिम्बाब्वे की ये खेल मंत्री रह चुकी हैं और अभी यहाँ पर नियुक्ति की हैं। अच्छा, जिम्बाब्वे अफ्रीकी कंट्री है, तो ये अफ्रीका देश से भी सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भी चुनी जाने वाली पहली महिला या पहली व्यक्ति बन गए हैं जो आईओसी की अध्यक्ष बनी है। 2 बार की ओलंपिक तैराकी में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं भाई ये। ठीक है, आईओसी की स्थापना हो गया, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, अध्यक्ष है क्रिस्टी कॉवेंट्री नए अध्यक्ष। एक और चीज मैं आपको बता दूं, चलो ओलंपिक कहाँ कहाँ पर हो रहा है, कहाँ कब कब से हो रहा है, इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। जैसे सन 2000 वाला नोट्स निकाल लो भाई, बिना नोट्स के मत पढ़ा करो करंट अफेयर। पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही, एक दिन बाद मिलेगी, लेकिन आप नोट्स लेकर के बढ़ो। और आपका जो आरओ का एग्जाम है ना, एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा अगर आप ईमानदारी से पढ़ लेते हो तो। एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आना है, सारा का सारा मिलेगा। पिछली बार भी भिड़ाए थे, इस बार भी भिड़ाएंगे, क्योंकि आसपास की चीजें भी आपको लेकर चलनी होगी। आसपास की चीजें लेकर चलोगे तो आप 100% क्वेश्चन करके आओगे। चलो ओलंपिक पर बात है। सन 2000 में, 2000 से लेकर के लेते हैं इस वाली सदी में। 2000 में हुआ था कहाँ पर भाई, सिडनी में। सिडनी ओलंपिक हुआ था। फिर 2000, क्योंकि 4-4 साल पर अंतराल पर होता है कोई भी बड़ा टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड लेवल का, चाहे फीफा हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम हो, सब 4-4 साल के अंतराल पे होते हैं। 2004 में अगला हुआ, ये कहाँ हुआ, एथेंस में। एथेंस कहाँ पड़ता है, ग्रीक में पड़ता है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। ठीक है, सिडनी में पूछा जाएगा तो कर्णम मल्लेश्वरी एकमात्र अपना मेडल आया था इंडिया का, कर्णम मल्लेश्वरी जो थी भारोत्तोलन से पाई हुई थी, पूछा जाता है, ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। 2004 में एथेंस में आया, कोई मेडल नहीं आया। 2008 में ना चीन में हुआ था, चीन के बीजिंग में हुआ था, बीजिंग में। ठीक है, और उसके बाद 2012 में होता है लंदन ओलंपिक। लंदन ओलंपिक हुआ था। ठीक है, इसके बाद 2016 में, ठीक है, बीजिंग वाले में गोल्ड आया था अपना, शूटिंग में आया था ना। 2016 में जो है ये रियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है भाई, ब्राजील में है ना। पीवी सिंधु जीती थी सिल्वर मेडल। इसके अलावा 2020 में हुआ, 2020 में, अच्छा, लंदन में और बीजिंग में 2 मेडल आए थे, किसके किसके, उनके सुशील कुमार के, अभी जेल में है फिलहाल वो। बीजिंग में जीते हुए थे ब्रॉन्ज, उसके बाद लंदन में जीते सिल्वर मेडल। वहीं रियो में ये पीवी सिंधु जो है ये सिल्वर जीती थी, उसके बाद इनका डाउनग्रेड हुआ 2020 में, ये जीती ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, बैडमिंटन से। 2020 वाला कहाँ पर हुआ था, 2020 वाला ओलंपिक कहाँ हुआ था, टोक्यो वाला, लेकिन 2020 में ड्यू टू कोविड-19 इट विल बी पोस्टपोन्ड। तो ये जो है 2021 में हुआ, और ये हुआ टोक्यो में भाई। अब 2024 वाला फिर हुआ। 2024 वाला 2020 में नाम कहा जाएगा, लेकिन हुआ 2021 में। ठीक है, 2024 वाला पेरिस में हुआ, फ्रांस में। ठीक है, 2028 वाला आप तो बोलोगे ही, बोले रहो, जल्दी जल्दी रिपीट कर रहे रहो अपने मन में, है ना। 2028 वाला कहाँ होगा, लॉस एंजलिस में होगा। लॉस एंजलिस में होगा, अमेरिका में। 2032 वाला बताओ भाई, 2032 वाला होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। और 2036 वाला मोस्ट प्रोबेबली हो भारत में, लेकिन अभी टू बी एक्सपेक्टेड है, अभी बिडिंग नहीं हुई है, और हो सकता है भारत मेजबानी पा जाए। प्रक्रिया में भारत पूरा लगा हुआ है 2036 वाली मेजबानी की। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में किस अभिनेता को यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, चिरंजीवी चक्रवर्ती को। साउथ इंडियन के एक्टर हैं, आप इनको पहचानते भी होंगे, ये, है ना। तो इनको अभी यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब जैसे अपने यहाँ लोकसभा होता है, फिर ऊपर राज्यसभा होता है, उच्च सदन, ऐसे यहाँ पर भी होता है। जो नीचे वाला है ना हाउस ऑफ कॉमन्स, वो है तो लोकसभा जैसे वहाँ की कह लो। तो इनको, चिरंजीवी जी को सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, सांस्कृतिक नेतृत्व के माध्यम से सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए। ब्रिटेन स्थित संगठन ब्रिज इंडिया के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है, और पहली बार किसी व्यक्ति को ऐसा पुरस्कार ब्रिज इंडिया ने दिया है। खैर, चिरंजीवी चक्रवर्ती की बात करें तो ये हैदराबाद में आई एंड ब्लड बैंक चलाते हैं, उसके संस्थापक हैं। तेलुगु सिनेमा में इनको तो आपने देखा ही है। इनको 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2024 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, पद्म विभूषण जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। हाल ही में विमोचित पुस्तक मार्क ऑफ ग्लोरी या मार्च ऑफ ग्लोरी, इसके लेखक कौन है। तो मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक जो आई है, इसके लेखक हैं के अरुमुगम, एरोल डी क्रूज। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एरोल डी क्रूज और के मुरुगनम, इनको दोनों को ये
1975 की हॉकी विश्व कप की जीत की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में दिया गया है। अच्छा, हॉकी विश्व कप होने जा रहा है, कहाँ हो रहा है भाई? हॉकी विश्व कप कहाँ हो रहा है? अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था ना आपको, इंग्लैंड में हो रहा है। पहली बार हॉकी विश्व कप एशिया के बाहर हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है। और इस बार वाला खास भी है भारत के लिए, इस बार क्योंकि 1975 वाले के हो गए हैं 50 साल। 1975 में अपन लोगों ने जीता था गोल्ड मेडल, तो उसके हो गए 50 साल। तो स्वर्ण जयंती 50 साल पर, गोल्डन जुबली 25 साल पर, सिल्वर जुबली, ठीक है। तो गोल्डन जुबली है इस बार की, तो उसी के अवसर पर यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है क्या, कि भाई एक पुस्तक लॉन्च कर देते हैं नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में। और इस पुस्तक को लिखा है के अरुमुगम और एरोल्डी क्रूज ने, ठीक है जी। तो 1975 में कुआलालंपुर में हुआ था। कुआलालंपुर किसकी राजधानी है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। ऐतिहासिक विजय की यात्रा इसमें है। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख जो हैं पुस्तकें दी गई हैं जो पिछले दिनों में आई थी चर्चे में, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रिवीजन भी करा दे रहा हूँ। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी ने लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नमिता गोखले की है। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट अरुण शौरी की पुस्तक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। आई एम श्री गोपी चंद हिंदुजा ने लिखा। एक और अश्वत्थामा चमन अरोड़ा की पुस्तक। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 अमिताभ कांत की पुस्तक है। G20 जब समिट हुआ था इंडिया में तो ये शेरपा बनाए गए थे। इसके अलावा द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा की पुस्तक इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट पावर फिक्शन एंड प्रिविलेज पूछा ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, ये पुस्तक चाहे इसको थ्रू द एजेस करके ही पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये भी अगर आ जाएगा ना इतना ही पार्ट, तो भी याद रखना ये ये विमोचन किया गया है एक्चुअली में, इसमें इतिहास पूरा कंपाइलेशन किया गया था, तो अमित शाह जी ने इसे लॉन्च किया था, ठीक है। अगला, जांस्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जांस्कर, जांस्कर महोत्सव इंपॉर्टेंट होता है, लद्दाख में आयोजित होता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। जांस्कर महोत्सव जो है लद्दाख का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल होता है, कई प्रकार के यहाँ पर इवेंट होते हैं, खेल होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं। तो इस बार भी ये हुआ, ठीक है, फेस्टिवल 2025 हुआ, ये जांस्कर महोत्सव हुआ। स्पोर्ट के लिए भी होता है, टूरिज्म के लिए भी, देखिए युवा सेवा खेल विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। तो रोमांच शीतकालीन यहाँ खेल हुए, सांस्कृतिक प्रदर्शन हुए आटिंग गांव जांस्कर में, लद्दाख में। जांस्कर महोत्सव। अच्छा, लद्दाख के कुछ और महोत्सव की बात करें तो हेमिस तसाई होता है। हेमिस तसाची जो है महोत्सव, ये हेमिस जो वहाँ मठ है, जहाँ पर बौद्ध लोगों का मठ है, तो उसके द्वारा, उनकी कम्युनिटी के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। हेमिस नेशनल पार्क भी है, जो कि भारत का सबसे लंबा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। स्टोक गुरु सेचू है, स्पितुगस्टन महोत्सव मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल तिब्बतीय नववर्ष के नाम से मनाया जाता है। सिंधु दर्शन फेस्टिवल, इसके अलावा ये दो मस्जिद स्पितुगस्टर तो होता ही है। कुछ और महोत्सव जो रिसेंटली हुए पिछले दिनों में मनाए गए, जैसे न्योकुम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश मनाया गया, मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य हुआ, और नई दिल्ली में आदि महोत्सव, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, नेपाल में पश्मीना महोत्सव। पश्मीना से याद रखना, पश्मीना जो है ये एक प्रकार की भेड़ का, या कहें कि एक प्रकार की बकरी होती है, भेड़ होता है, उनका ऊन से बनाया जाता है प्रोडक्ट, साल बनाया जाता है, ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। इसमें जम्मू कश्मीर माहिर है। पश्मीना साल आपने सुना होगा जरूर, तो पश्मीना साल जो जम्मू कश्मीर का है उसको जीआई टैग भी मिल चुका है, इसलिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। लेकिन महोत्सव नेपाल में मनाया गया, ठीक है। सांभर महोत्सव राजस्थान में, सांभर झील है, याद होगा, खारे पानी, सबसे खारी पानी सांभर झील की है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, उड़ीसा। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कर्नाटक में, और अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव तेलंगाना में। अगर पतंग मिठाई पूछा जाए तब तेलंगाना, अगर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव केवल पूछा जाए तब गुजरात। अगला, किस राज्य ने अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा को शुरू किया है? तो भाई अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा को शुरू कर दिया है, इशारों इशारों में, है ना। तो ये शुरू किया पंजाब सरकार ने। तो यहाँ देखिए, इंट्रोड्यूस साइन लैंग्वेज इन लेजिस्लेटिव असेंबली, पंजाब ने किया है। तो ये उन लोगों की सुविधा के लिए है, ये भाषा शुरू करेगा जो बोलने या सुनने में असमर्थ है। सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास के मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने इस सुविधा की शुरुआत की हुई है। तो इसमें संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ के लिए कार्यवाही पूरी होने के लिए सुलभ हो जाएगी। अगला, जैसे बहुत लोग होते हैं वो हेजिटेशन की वजह से विधानसभा भवन में नहीं बोल पाते हैं, कभी कभी उनको इंग्लिश नहीं आ रही होती, इसलिए नहीं अपनी बातों को रख पाते हैं, तो या स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलने में असमर्थ होते हैं, तो उन सब के लिए भी ये काम करेगा। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है पंजाब की, पंजाब आपको यहाँ पर लोकेटेड मिल जाएगा। ये अपना बॉर्डर हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से और राजस्थान से लगाता है।
भगवंत मान आम आदमी पार्टी से यहाँ के सीएम है, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। 23 जिले हैं, 117 विधानसभा में सीटें हैं, 13 यहाँ से लोकसभा में और 7 यहाँ से राज्यसभा में सीट जाती हैं। यहाँ पर हरिके हरिके झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिके वन्यजीव अभयारण्य भी यहाँ पर है। कांजी है, इसके अलावा सुखना लेक है, झज्जर बिचौली राष्ट्रीय उद्यान है, वीर बोतनी बाग वन्यजीव अभयारण्य है। भांगड़ा, धूमल, गिद्धा, गिद्धा बहुत पूछा जाता है, ये याद रखना, यहाँ का लोक नृत्य है। अगला, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है राम बी सुतार जी को। राम बी सुतार नाम याद आ रहा है, जाना पहचाना लग रहा है, बिल्कुल होना चाहिए। इन्होंने ही तो बनाई थी स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन इन्होंने किया था। और तो और, जो संसद के सामने महात्मा गांधी जी की बैठे हुए मुद्रा में जो एक मूर्ति आप देखे होंगे ना, कई बार देखने को मिलती है, यहाँ नहीं है शायद, तो वो मूर्ति भी इन्होंने डिजाइन किया। और तो और, डॉक्टर अंबेडकर जी की भी मूर्ति प्रतिमा है जो एक बन रही है, उसको भी अभी कुछ दिन बाद वो लॉन्च होगी दादर में, इसको भी इन्होंने डिजाइन किया। और जो भगवान श्री राम की एक मूर्ति बन रही है जो 251 मीटर ऊंची है ना, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हो जाएगी, अभी बन रही है, राम मंदिर वाले नहीं, जो वो अयोध्या में बन रही है एक मूर्ति, तो वो 251 मीटर ऊंची होगी, वो भी डिजाइन इन्होंने ही किया है। ठीक है, तो ये सब मतलब वास्तुकला के लिए तो है ही भाई। राम भी सुतार, तो इनको अभी महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है, जो कि महाराष्ट्र सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। खैर, इनको भारत सरकार का भी 2 नागरिक सम्मान मिल चुका है। पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था 1999 में, 2016 में इनको पद्म भूषण मिला है, और फिर महाराष्ट्र भूषण अभी मिल जाया गया है। अच्छा, महाराष्ट्र भूषण के पहले प्राप्तकर्ता 1996 में है थे संगीतकार पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया? राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम, इसको शुरू किया है अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष मतलब आयुर्वेदा, योग चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा और होम्योपैथी, तो ये टाइप को मिला करके एक मंत्रालय बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। उसके द्वारा अभी कर्मयोगी जन सेवा शुरू किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक जिम्मेदार और नागरिक केंद्रित कार्यबल को बढ़ावा दिया जा सके। और इस मंत्रालय में जो सचिव हैं राजेश कोटेचा, इन्होंने इसका शुभारंभ किया हुआ है। ठीक है, अगला, हाल ही में खबरों में रहा ग्रोक, क्या है ग्रोक? इसने तो बवाल मचा दिया है। अभी कल रात को मैंने आपको एक वीडियो दी है ग्रोक एआई को लेकर के, ये वीडियो देखिएगा, काफी डिटेल में इसमें मैंने आपको समझाया है। फिर भी मोटा मोटा मैं आपको समझाऊंगा ही एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से कि एग्जाम में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। तो ग्रोक क्या है भाई? ग्रोक एक एआई चैटबॉट है जो एक्स प्लेटफॉर्म का है। एक्स मतलब जो पूर्व में ट्विटर के नाम से जाना जाता था, तो उसी का एक एआई चैटबॉट है ग्रोक। जैसे जैसे गूगल ने अपना जेमिनी लॉन्च किया है, ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया है, ऐसे ही ट्विटर ने अपना ग्रोक लॉन्च किया। तो ग्रोक एआई का इसका भी तीसरा वर्जन आया, तीसरा संस्करण आया, ग्रोक 3.0। और ये जो ग्रोक 3.0 आया ना, ये इतना ज्यादा मतलब फैमिलियर है लोगों से, इतना सुलभ तरीके से जवाब दे रहा है, बिल्कुल जो जैसे जवाब पूछता है, सवाल पूछता है, उसको वैसे ही उसी भाषा में जवाब दे रहा है। अब इसके जवाब आते ही, जब ये जवाब आ रहा है, इतना बढ़िया से आंसर कर रहा है, तो लोगों ने मजे लेने शुरू कर दिए। लोगों ने ऐसे ऐसे सवाल पूछने शुरू कर दिए जिस पर विवाद है, और विवादास्पद जवाबों को इसने विवादास्पद तरीके से दिया। कई कई बार में तो इसने गाली तक दे दी, बिल्कुल गाली वगैरह देने तक में भी ये हेजिटेट नहीं करता है। अब इसको लेकर के हो गए बवाल। बवाल ये हुआ कि सरकार इसमें कंटेंट जो है वो ब्लॉक करने लगी। कंटेंट ब्लॉक होने लगा तो एलन मस्क चल गए कर्नाटक हाई कोर्ट। कर्नाटक हाई कोर्ट में जाकर सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ उन्होंने केस कर दिया कि भाई ये अभिव्यक्ति की आजादी का हनन हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है इसके कंटेंट को ब्लॉक कर रही है। और ट्विटर जो है ये बिल्कुल अनफिल्टर्ड कंटेंट की तरह जाना जाता है, तो इसमें फिल्टर क्यों? इस बात को लेकर एक कर्नाटक में चले गए हाईकोर्ट में। अब कि इनका कहना था कि भारत सरकार जो है ये सहयोग पोर्टल के जरिए, ये पोर्टल नाम याद रखना, सहयोग पोर्टल के जरिए कंटेंट को ब्लॉक करवा रही है। भारत सरकार ने कहा कि भाई हमारे पास 2 कानून है, आईटी एक्ट है 2000 का, इसका सेक्शन 69 ए है जिसके तहत सरकार किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है, लेकिन विचार विमर्श और सब कुछ करके, ठीक है, सहमति लेकर। दूसरा एक है सेक्शन 79(3) का क्लॉज बी, ये तो और खतरनाक है। ये है सोशल मीडिया के लिए, और इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जवाबदेह बताया जा सकता है और कोई कंटेंट भी तुरंत ब्लॉक किया जाता है। इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, इसमें तो सरकार जब चाहे तब तुरंत ब्लॉक करा सकती है। लेकिन
गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट सहयोग पोर्टल के जरिए ब्लॉक कर रही है। सहयोग पोर्टल, भारत सरकार ने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया था जिसमें अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसा लगता है कंटेंट कि उसके खिलाफ है, उसको डिफेम कर रहा है, तो वो सहयोग पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करेगा और उस शिकायत का निस्तारण करने के लिए सरकार उस कंटेंट को रिमूव कर देगी। तो इसके जरिए सरकार कर रही है, तो सरकार भी यहाँ चालाकी कर रही है और ये भी कर रहे हैं। तो खैर, कर्नाटक हाईकोर्ट में अब देखना है कि मामला क्या निकल करके आता है। डिसीजन जो भी आएगा मैं आपको अपडेट दूंगा, लेकिन ये कल की वीडियो जरूर देखिए। इसमें क्या क्या इसने कारनामे किए हैं, क्यों बवाल काटा है, ये आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है। चैनल पर अवेलेबल है वीडियो। लास्ट क्वेश्चन आज का, 22 मार्च को यानी आज से आईपीएल का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? आज शुरू हो रहा है आईपीएल, है ना, इंडियन प्रीमियर लीग। तो भाई इसका 18वां संस्करण है। 2008 से आईपीएल की शुरुआत हुई थी और अब 18वें संस्करण पर पहुंच गए हैं आईपीएल में। इस बार का 18वां संस्करण है। पिछली बार के विजेता आप जानते हो कौन था? कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, उप विजेता आप कमेंट करके बताओ किसको हराकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। चलो, 2008 से जब शुरुआत हुई थी ना, तो पहला वाला किसने जीता था भाई? यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। पहला वाला 2008 में जो है इसको जीता राजस्थान रॉयल्स ने। फिर 2009 जो हुआ, 2009 को जीता डेक्कन चार्जर्स नाम की एक टीम थी, अब हट गई है। फिर 2010 वाला और 2011 वाला इसको जीता चेन्नई सुपर किंग्स ने। ठीक है जी। फिर 2012 का और 2014 का इसको जीता कोलकाता नाइट राइडर्स ने। ठीक है, बीच में 2013 पड़ता है। 2013 को इसको जीता मुंबई इंडियंस ने। मुंबई यहाँ से ऑड रास्ते पे चलने शुरू कर दी, ऑड इवेंट के रूल पर। तो 2013 जीती, फिर 2015 जीती, फिर 2017 जीती, फिर 2019 जीती। फिर उन्होंने कहा कि रुको, 2020 वाला भी जीत लेते हैं, कोरोना आ गया, ये भी बोनस मिल गया। 1 2 3 4 5 ये जीत गया किसने? मुंबई इंडियंस। ठीक है। अच्छा, केकेआर की बात आ ही गई है, तो केकेआर को अभी आगे भी यहीं पर लिख दूंगा बाकी वाला। इसके बाद क्या हुआ, 19 तक हम लोग पहुंच गए ना, 16 बढ़ रहा है बीच में। 2016 वाला जो है ये जीता था सनराइजर्स हैदराबाद ने, SRH ने। ठीक है, 17 हो गया, 18 बढ़ता है बीच में, तो 18 जीता था चेन्नई सुपर किंग्स ने। ठीक है, तो 18 यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, 18 जीता इन्होंने। फिर 19 इन्होंने जीता, 20 इन्होंने जीता, 21 फिर चेन्नई सुपर किंग ने जीत लिया। ठीक है, फिर 22 आया। अब 22 में क्या हुआ, टीमें बढ़ गई। तो 22 में जब टीमें बढ़ गई तो उसको जीत लिया किसने? इसको जीत लिया गुजरात टाइटंस ने। 2022 वाला जीता गुजरात टाइटंस ने, जीटी ने। ठीक है जी। फिर 2023 का आया और 2023 में जडेजा ने क्या किया, जड्डू पाजी ने जितवा दिया। देखिए, इनका 2 हुआ, 2-4 हुआ, जड्डू पाजी ने 2023 वाला जितवा दिया चेन्नई सुपर किंग को। अब इसके बाद आता है 2024 वाला, इसको जीता केकेआर ने, 2024 का ये। ठीक है, तो ये पूरा पूरा 18 संस्करण का आपके सामने डेटा रहा। थोड़ा मैच से ज़्यादा कंटेक्ट रखते हैं हम भी, तो इसलिए इंटरेस्ट रखते हैं, तो फिर याद रहता है। खैर, 2008 में ये T20 फॉर्मेट में शुरू हुआ था, बाकी सब तो मैंने बता ही दिया है। तो ये 22 मार्च से 25 मई तक चलेगा। आईपीएल की नीलामी में इस बार सबसे महंगे खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है। दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं श्रेयस अय्यर। अच्छा, वैभव सूर्यवंशी जो है ये सबसे युवा खिलाड़ी बनकर आए हुए हैं, 13 वर्ष की उम्र में राजस्थान रॉयल में इनको खरीदा है। ठीक है, आपने वो धोनी वाला और इनका वाला एड भी देखा होगा, है ना, संजू सैमसन का। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। पसंद आई है तो भाई लाइक कर दिया करो, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करो, हमको भी संतुष्टि मिल जाएगी, अच्छा लग जाएगा आपका रिप्लाई, और मेहनत भी सफल हो जाएगी। ये फ्री में इतना जबरदस्त कंटेंट मिल रहा है आपको। इसका कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो उसका जवाब देख लेते हैं। कल मुक्त भाषण सूचकांक यानी फ्री स्पीच इंडेक्स में पूछा गया था, टॉप पर कौन है? नॉर्वे है, भारत 24वें पर है। पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में शुरू हुआ है। इसमें पीपी का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या है। इसके अलावा 19वां सोमनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार में हिंदी कैटेगरी में पुरस्कृत किसे किया गया है? कमेंट करके बताइए। कल इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी डिटेल। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।